नमस्कार दोस्तों, राउज आईएएस के हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम भारतीय अर्थव्यवस्था के साप्ताहिक करंट अफेयर्स के तहत 3 मार्च 2024 से 10 मार्च 2024 तक के कुछ महत्वपूर्ण खबरों का विश्लेषण करेंगे, जो यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा के मानकों के अनुरूप होगा। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम किन किन खबरों को शामिल करने वाले हैं। तो देखिए, आज के इस लेक्चर में हम 4 खबरों को या 4 विषय वस्तुओं को शामिल करने वाले हैं, जिसमें से पहली विषय वस्तु है एक मिनट में पेन ले लूं फिर आगे बढ़ते हैं। जिसमें से पहली विषय वस्तु है ई किसान उपज निधि। हम देखेंगे कि ई किसान उपज निधि क्यों न्यूज में रही, क्यों चर्चा का विषय ये बनी रही, क्या है, इसके समग्र पहलू को समझने का प्रयास करेंगे। उसके बाद दूसरा खबर है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर के बारे में, जिसको हम नेफ्ट बोलते हैं। डिजिटल फंड ट्रांसफर की ये तकनीक है, तो इसको हम समझेंगे, देखेंगे कि क्यों ये न्यूज में रहा। उसके बाद इसके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे और साथ ही हमको पता है कि इसी प्रकार की 2 और भी फंड ट्रांसफर की तकनीकें हैं, जिसमें से एक है आरटीजीएस, क्या होता है आगे हम देखेंगे, और दूसरा है आईएमपीएस। तो हम क्या करेंगे, नेफ्ट को पढ़ने के बाद नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस, इन तीनों को तुलनात्मक रूप से समझ लेंगे, क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा में इससे संभवतः प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद हमारा अगला खबर रहेगा शून्य बजट प्राकृतिक कृषि से, जिसको हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग बोलते हैं। तो हम देखेंगे कि ये खबर क्यों न्यूज में रही और जीरो बजट फार्मिंग क्या है। इस तरीके से जो भी इसके समग्र पहलुओं को हम कवर करेंगे। उसके बाद हमारा अंतिम खबर आज का रहेगा राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के बारे में, जिसको हम NUCFDC भी बोलते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़े हों तो डेफिनेटली आपको ये पता है कि अभी कुछ दिन पहले ही भारत के केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने इसको लॉन्च किया है। तो हम देखेंगे कि ये क्या है, क्या इसका कार्य रहेगा, और भी जो इसके अन्य पहलू हैं उनको हम अध्ययन करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम किन किन खबरों को शामिल करने वाले हैं, इसका आपको आइडिया डेफिनेटली लग गया होगा। अगर इसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो जल्दी से आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और उसके बाद हम आज के पहले खबर पे चलते हैं। आज की पहली खबर है ई किसान उपज निधि के बारे में, और ये प्रकाशित कहाँ हुई थी, तो अलग अलग हिंदी माध्यम के अखबारों में और अंग्रेजी माध्यम के अखबारों में ये प्रकाशित हुई थी। हम सभी अखबारों की कटिंग यहाँ पर नहीं शामिल करते हैं। हमने जो शामिल किया है उसमें एक पीआईबी का न्यूज है, देख सकते हैं आप कि ये पीयूष गोयल जो हमारे केंद्रीय मंत्री जी हैं, ये इसको लॉन्च किए। और इसके अलावा मैंने एक हिंदी माध्यम के अखबार से भी यहाँ पे कटिंग लगाया है, जो दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, और इसमें से मैंने केवल इमेज को यहाँ उठा लिया है ई किसान उपज निधि के बारे में। तो ऐसे और भी अखबारों में रहे, उनकी कटिंग मैं यहाँ नहीं लगाया हूँ। और अब हम इस को पढ़ने का प्रयास करते हैं कि ई किसान उपज निधि क्या है और क्यों चर्चा में रही, सारी बातें हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि ई किसान उपज निधि चर्चा में क्यों रही। तो देखिए, ई किसान उपज निधि चर्चा में इसलिए रही क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही ये लॉन्च हुई है। तो इस बात को यहाँ लिखा गया है कि उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा, मंत्रालय जरूर दिमाग में रखिएगा, ई किसान उपज निधि नामक डिजिटल गेटवे लॉन्च किया गया है। डिजिटल गेटवे मतलब कि ये क्या होगा, डिजिटली ऑपरेट होगा। अभी क्या है ये, वो सारी बातें हम देखेंगे।
सबसे पहले समझते हैं कि ई किसान उपज निधि क्या है। चर्चा में इसलिए रही क्योंकि इसको लॉन्च किया गया है। अब ये क्या है, तो सबसे पहले थोड़ी बात आप समझ लीजिए कि किसान क्या करते हैं। अगर मान लीजिए किसान अपने फसल का, यहाँ किसान अगर अपने फसल का उपज करते हैं और उपज के समय जब फसलें आई हुई हैं उस समय उपज की कीमत क्या होती है, बहुत कम रहती है। उस समय उपज की कीमत बहुत कम रहती है, लेकिन किसानों के पास भंडारण की व्यवस्था नहीं होती है। उनके पास ऐसी अवसंरचनाएं नहीं होती हैं कि शीतगृह या भंडारण की उपयुक्त व्यवस्था न होने के कारण किसानों को अपना उपज क्या करना पड़ता है, कम कीमतों पर ही बेचना पड़ता है। अगर सरकार कुछ ऐसा करे कि किसानों को कुछ पैसे देकर अगर उनको अपने उपज को भंडारण करने का कुछ अवसंरचनाएं उपलब्ध करा दिया जाए तो उनको कम कीमतों में अपने अनाज को बेचने से वो बच जाएंगे, और जब कीमतें बढ़ेंगी तब वो क्या कर सकते हैं, अपने अनाज को बेच सकते हैं। तो इस उद्देश्य से ये बात शुरू की गई है। अब थोड़ा आपको समझना ये है, मान लीजिए कि ये किसान है और ये किसान क्या करता है, यहाँ गेहूं उपजाता है। ये गेहूं उपजा लिया इसने, और गेहूं उपजाने के बाद ये जाता है किसके पास, हम देखेंगे वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसको हम बोल सकते हैं क्या, भंडार गृह। भंडार गृह विकास, भंडार गृह विकास एवं विनियमन प्राधिकरण, एवं विनियमन प्राधिकरण, इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं ये। अदरवाइज तो आप वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी बोलेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, WDRA। तो इसके द्वारा पंजीकृत अगर किसी गोदाम में जाता है वो, और उस गोदाम में जाके अगर वो अपने गेहूं को यहाँ रखना चाहता है तो वो क्या करेगा, 6 महीने तक अपने गेहूं को, 6 महीने तक गेहूं ही नहीं जो भी उसके उपज रहेगी, मैं एग्जाम्पल के लिए गेहूं बोल रहा हूं, तो 6 महीने तक रख सकता है, और इस हेतु उसको 7% का ब्याज देना पड़ेगा। तो डेफिनेटली 6 महीने अगर वो अपने उपज को यहाँ रखेगा तो कीमतें बढ़ेंगी, और कीमतें बढ़ेंगी तो ऊंची कीमतों पर वो बेच पाएगा उसको। लेकिन समस्या ये है कि मान लीजिए इसी दौरान, इस 6 महीने के अंदर ही किसान को पैसे की जरूरत पड़ रही है, तब क्या करेगा वो। अगर किसान को पैसे की जरूरत तो डेफिनेटली पड़ जाएगी, तो वो क्या करेगा, तो ये जो वेयर हाउस है, ये भंडार गृह है, इसके द्वारा एक रसीद दे दी जाएगी किसान को, एक रसीद किसान को दे दी जाएगी, और इस रसीद को वो क्या कर सकता है, बेच सकता है, या इसको गिरवी रख के क्या कर सकता है, लोन ले सकता है, ऋण ले सकता है। और ऋण भी वो संस्थागत इकाइयों से ले सकता है, बैंक से ले सकता है। तो बैंक से जाके वो क्या करेगा, इस रिसीट को रखेगा, इस रसीद को रखेगा, और उस पर उसको ब्याज मिल जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया है इसका। अब इस बात को हम यहाँ समझने का प्रयास करते हैं, ध्यान से देखिए। यही बात बोला जा रहा है कि यह वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी WDRA के तहत एक डिजिटल गेटवे पहल है। डिजिटली ये काम होगा। और ध्यान रखिएगा कि ये WDRA जो मैंने यहाँ पे संस्था का नाम लिखा है, वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, या हिंदी में भंडार गृह विकास एवं विनियमन प्राधिकरण, ये उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत ही आता है। और इसके बारे में डिटेल में आगे अभी हम देखेंगे कि WDRA क्या है, अगली स्लाइड्स में हम इनको समझेंगे। अब और बात क्या किया गया है, किसकी पहल है ये आप दिमाग में रखिएगा, किस मंत्रालय के तहत है ये भी दिमाग में रखिएगा। यह प्लेटफॉर्म किसानों को 7% ब्याज दर पर, जो अभी मैंने आपको समझाया कि 7% ब्याज दर पर 6 महीने के लिए भंडारण की सुविधा प्रदान करेगा। मतलब किसानों के पास खुद की अवसंरचना नहीं है रखने के लिए अपने उपज की, लेकिन इस के माध्यम से वो अपने उपज को कितने महीने तक, 6 महीने तक रख सकते हैं।
और ये सुविधा मिलेगी कहाँ? तो ये सुविधा मिलेगी जो ये संस्थान है WDRA। अभी हम देखेंगे कि WDRA एक सांविधिक तरीके से बनाया गया निकाय है। सांविधिक तरीके से बनाया गया निकाय मतलब क्या? संसद द्वारा कानून पारित करके इसको बनाया गया है। अभी आगे हम देखेंगे। तो WDRA से पंजीकृत जो भी गोदाम हैं, स्टोरेज हैं, वहां पर किसान अपने उपज को रख सकते हैं, ये ध्यान रखना है। इसका उद्देश्य क्या है? तो जिसका उद्देश्य किसानों को WDRA के तहत पंजीकृत गोदामों में संग्रहित उनके स्टॉक के बदले में, मतलब जो भी गोदाम में उन्होंने क्या कर लिया है, अपने उपज को संग्रहित कर दिया है, उसके बदले में ऋण प्राप्त करने में मदद करना है। अर्थात कम दाम में वो बेचे भी नहीं और जो रसीद दी जाएगी उस रसीद के माध्यम से वो क्या कर लें, ऋण ले सके। तो देखिए यह ऋण, अब वो ऋण मिलेगा कैसे? तो ही बताया कि इस रसीद के माध्यम से। और ये रसीद आपको पता है कि चाहे तो लिखित रूप में, मतलब डॉक्यूमेंट के रूप में भी मिल सकता है और इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी मिल सकता है, दोनों ही रूपों में मिलता है। ये भी मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। तो यह ऋण इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट, जिसको रसीद बोलते हैं, तो ENWRS के बदले में दिए जाएंगे। मतलब जो यहाँ पर ये रसीद है, इस रसीद को डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो इलेक्ट्रॉनिक वे में ही जनरेट हो जाएगा, किसानों को मिल जाएगा और उस रसीद को ले जाके बैंक को अगर वो देंगे तो उनको ऋण मिल जाएगा। तो किसानों के लिए काफ़ी अच्छी पहल है। अब थोड़ा आपके मन में विचार ये आएगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट क्या होते हैं, या केवल नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट क्या होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक तो मतलब हो गया कि इलेक्ट्रॉनिक वे में, लेकिन ये लिखित रूप में भी मिल सकते हैं। तो इसको समझने का हम प्रयास करते हैं। देखिए, मैं पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं इसको मिटाऊंगा जो लिखा हूं। तो स्क्रीनशॉट अगर आप ले लिए होंगे लिखा हुआ जो चीज़ें यहाँ पे हैं तो उसका। अब देखिए, मैं थोड़ा सा आपको नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट और इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट के बारे में समझाना चाहता हूं। वो क्या है? देखिए, अगर हम बात करें कि नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट्स क्या है, तो अभी मैं आपको बताया कि किसान जब अपनी उपज रखेंगे तो उस उपज के बदले में उनको एक रसीद मिल जाएगी। उसी रसीद या पावती को हम क्या बोल देते हैं? नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट, जिसको वो क्या कर सकते हैं? बेच सकते हैं, गिरवी रख सकते हैं, कोलेट्रल या संपार्श्विक के तौर पे रख सकते हैं। इन सब के लिए वो मान्य रहेगा। तो क्या है ये? देखिए, वेयर हाउस रिसीट्स किसी व्यक्ति, सॉरी मैं पेन ले लूं, तो क्या है? किसी व्यक्ति या किसान के उत्पादों के भंडारण के बदले में जारी की जाने वाली रसीद या पावती है। मैं हाइलाइटर से हाईलाइट इसलिए कर रहा हूं कि इस पे ज़्यादा कंजस्टेड ना हो। जब आप लेंगे इसका स्क्रीनशॉट तो आसानी से आपको समझ में आए। उसके बाद अब थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, पराक्रम्य गोदाम रिसीट जो होते हैं, इसी को हम नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट को ही हिंदी में परक्राम्य गोदाम रसीद बोलते हैं। तो इस प्रणाली की शुरुआत वर्ष 2011 में हुई थी। उसके बाद यह रसीद या पावती, चाहे रसीद बोल लो चाहे पावती, कुछ चीजें जाके आप रखे हैं तो उसके लिए फिर पाने के लिए आपको जो रसीद मिल रहा है उसी को पावती भी बोल देते हैं। तो यह रसीद या पावती वेयर हाउस मैन, मतलब भंडारण गृह को जो संभाल रहा है, वो वेयर हाउस मैन या उसके द्वारा अधिकृत किसी भी प्रतिनिधि के द्वारा जारी किया जाता है। चलिए मैं पेन ही ले लेता हूं, थोड़ा ज़्यादा बेहतर आपको समझ में आएगा। तो यह रसीद कौन जारी करेगा, ये ध्यान रखिएगा, वेयर हाउस मैन या उसके द्वारा अधिकृत कोई प्रतिनिधि। और भी महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना है आपको कि इसे कागजी या इलेक्ट्रॉनिक दोनों ही रूपों में जारी किया जाता है, लेकिन ज्यादा कोशिश अब की जा रही है कि इलेक्ट्रॉनिक वे में किया जाए। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिजिटल गेटवे है, तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से ही इसमें जारी किया जाएगा, लेकिन ध्यान रखना है कि ये कागजी या इलेक्ट्रॉनिक दोनों रूपों में जारी किया जाता है। इसमें महत्वपूर्ण बात और आपको ध्यान रखना है कि इसमें वेयर हाउस मैन, जो भंडारण गृह का संचालक है, उसके द्वारा स्वयं के उत्पादों का भंडारण शामिल नहीं है।
ऐसा नहीं कि वो अपने ही उपज को लाके वहां पे भंडारित कर रहा है, तो उसके उपज को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। अब ये बात बोल रहा है कि ये कागजी या इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, तो ध्यान रखिए कि इलेक्ट्रॉनिक क्या है, तो इसी को ENWR जो यहाँ पे लिखा है, ये वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी द्वारा 2017 में इसको लॉन्च किया गया था। अर्थात उसके पहले केवल लिखित चलता था, अब ये लिखित रूप में भी मिलता है और इलेक्ट्रॉनिक रूप में भी मिलता है, और ज़्यादा फोकस किया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक वे में ही लोग लें। और जो ई किसान उपज निधि है, इसमें ENWRS अर्थात इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयर हाउसिंग रिसीट के बारे में ही बात की गई है। तो उम्मीद करता हूं कि इतनी बात आपको समझ में आ गई होंगी। मेरा प्रयास रहता है कि एक ही स्लाइड पर ज़्यादा बातें आपको समझाया जाए, जिससे कि आपको रिवीजन करना आसान हो जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, अब थोड़ा हम समझ लेते हैं कि ये वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, इसका हिंदी नाम भी मैंने यहाँ लिखा है भंडार गृह विकास एवं विनियमन प्राधिकरण, जो अभी पीछे ही बताया। तो ये क्या है, देखिए सबसे पहले इसकी स्थापना देखते हैं। तो इसकी स्थापना WDRA अधिनियम अर्थात भंडार गृह विकास एवं विनियमन प्राधिकरण अधिनियम 2007 के माध्यम से 2010 में किया गया। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, लेकिन अगर केंद्र सरकार की अनुमति मिल जाए तो ये अपने मुख्यालय को और स्थापित कर सकता है। तो WDRA का मुख्यालय प्रेजेंट में तो नई दिल्ली में है, लेकिन केंद्र सरकार की सहमति से ये अपने मुख्यालय को कहीं और भी स्थानांतरित कर सकता है। इसकी संरचना क्या है, तो ध्यान रखिएगा, इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 2 इसके सदस्य होते हैं, और जिनकी नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार करती है। अर्थात संरचना में एक अध्यक्ष हैं और 2 इसके सदस्य हैं, और इन सबकी नियुक्ति कौन करता है, केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। तो थोड़ा बहुत आपको WDRA के बारे में जितना जानना है वो आपने जान लिया। अब आगे हम थोड़ा इसके कार्य को देखते हैं कि इसका कार्य क्या है। किसका कार्य हम देख रहे हैं, इस संस्थान का WDRA का कार्य देख रहे हैं कि इसका कार्य क्या है। देखिए, सबसे पहले तो इसके तहत जो पंजीकृत गोदाम हैं, उनके नेटवर्क के माध्यम से ये क्या करता है, सभी मदों, खासकर कृषिगत मदों की यहाँ बात हो रही है, तो सभी कमोडिटी के लिए एक नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट प्रणाली स्थापित करना है, जिससे कि किसान अपने उपज को वहाँ रखें, उनको एक रसीद मिल जाए और उस रसीद के माध्यम से वो लोन ले सकें, अर्थात उसको कोलैटरल गिरवी के रूप में वो रख सकते हैं। उसके बाद बैंकों को सही लोगों को अधिक ऋण देने में मदद करना तथा पंजीकृत गोदामों में किसानों के भंडारित उत्पादों के बदले ऋण देने के लिए प्रोत्साहित करना है। बैंकों को प्रोत्साहित करना है कि इस प्रकार का रसीद जिन किसानों के पास हो या जिन लोगों के पास हो, उनको वो ऋण दे दिया करे या ऋण देने के लिए उनको प्रोत्साहित करें। उसके बाद भारतीय खाद्य निगम जो FCI है, आपको पता है कि FCI ही MSP के तहत जो फसलें होती हैं उनको प्रोक्योर करता है, खरीदता है। उसके बाद नाफेड, आपको पता है नाफेड के बारे में कि नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, या इसी को हम हिंदी में बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। तो ये और उसके साथ साथ राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ने एक दिशा निर्देश जारी किया है कि जो सेंट्रल पूल का स्टॉक होता है, अब सेंट्रल पूल का स्टॉक क्या है, तो आपको पता है कि MSP के तहत जो खाद्यान्न खरीदे जाते हैं केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा, उसको हम बोलते हैं सेंट्रल पूल। तो उस सेंट्रल पूल को कहाँ रखने की बात कर किए हैं, इन लोगों ने निर्देश जारी किया है कि WDRA के पंजीकृत गोदामों में ही उसको रखा जाएगा। आपको महत्वपूर्ण बात यहाँ ये भी जाननी है कि ये जो MSP के तहत खाद्यान्नों की खरीद होती है, ये किस लिए, तो आपको पता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत भारत सरकार गरीबों को अन्न प्रोवाइड कराती है, बफर स्टॉक बनाती है खाद्यान्नों का,
उसके माध्यम से जो खरीद हो रही है उन्हीं को बोला जा रहा है यहाँ पे सेंट्रल पूल, केंद्रीय भंडार। उसके बाद बात क्या है कि NWR, जो NWR है, नेगोशिएबल जो रिसीट की हमने बात किया, वेयर हाउस रिसीट, नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट को व्यापार का एक प्रमुख साधन बना देना है, जिससे कि किसानों को अपनी उपज ही ना बेचनी पड़े, बल्कि उपज रखी हुई है लेकिन रसीद के माध्यम से उनको ऋण मिल जाए, तो उसको प्रमुख साधन बना देना है और इसके बदले में ऋण की सुविधा उनको उपलब्ध हो जाए, ये काम करने का प्रयास करता है ये। और महत्वपूर्ण बात आपको दिमाग में रखना है कि जो वाड्रा होता है, अर्थात जो ये संस्थान है वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये क्या करती है, तो नेगोशिएबल वेयर हाउस रिसीट, वही रसीद की बात जिसको अभी मैं कई बार आपको समझा दिया, विनियमन 2011 का जो अधिनियम है उसके माध्यम से नियम तय करता है और इनमें रसीद के मानकीकरण, उसको जारी करने, वापस करने इत्यादि से संबंधित शर्तों की भी बात ये करता है। वो सारी शर्तें इसके द्वारा निर्मित की जाती हैं, बनाई जाती हैं। तो ये इसके हमने पूरा WDRA के बारे में समझ लिया। इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम देखते हैं कि विगत वर्ष में इस प्रकार का प्रश्न आया है या नहीं। तो आपको पता है कि एकदम इसी टॉपिक से प्रश्न नहीं आया है, लेकिन मिलता जुलता प्रश्न आप देखेंगे तो वर्ष 2017 में आया है। राष्ट्रीय कृषि बाजार नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट स्कीम को क्रियान्वित करने का या के क्या लाभ हैं, इससे संबंधित प्रश्न पूछा था। इसको आप हल करने का प्रयास करिएगा। और इसके साथ साथ मैंने आपको एक अभ्यास, अच्छा विगत वर्ष में एक और प्रश्न, ध्यान रखिएगा कि ये विगत वर्ष का प्रश्न नहीं है, बल्कि यहाँ ये अभ्यास प्रश्न होगा, ध्यान रखिएगा। ये मैंने यहाँ एक अभ्यास प्रश्न आपको दिया है, इस अभ्यास प्रश्न को आप हल करने का प्रयास करिएगा। माफ करिएगा, यहाँ पे विगत वर्ष लिख दिया गया है, ये अभ्यास प्रश्न है, इसको हल करने का प्रयास करिएगा। कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। पहला कि वेयर हाउस रिसीट किसी व्यक्ति के उत्पादों या किसानों के भंडारण के बदले में जारी की जाने वाली रसीद या पावती है। तो आप देखिएगा ये सही है या गलत, अभी हमने पीछे पढ़ लिया है। ऐसे ही ई किसान उपज वेयर हाउसिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के तहत एक डिजिटल गेटवे या पहल है, तो ये देखिएगा सही है या गलत। उसके बाद WDRA इस अधिनियम के माध्यम से 2011 NWRA के लिए नियम तय करता है। तो ये तीनों कथन आपको पढ़ के बताना है कि इसमें से कितने कथन सत्य हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। अगला खबर जो है ये आप देख सकते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक के प्रेस विज्ञप्ति में प्रकाशित किया गया था। और उसके अलावा आप देखेंगे तो ये बिजनेस लाइन का मैंने यहाँ पे कटिंग लगाया है, यहाँ भी ये खबर प्रकाशित हुई थी। तो ये खबर क्यों प्रकाशित हुई थी, मैं जो यहाँ पे चर्चा के बिंदु लिखे हैं वो भी मैं आपको अभी आगे की स्लाइड्स में दिखाता हूँ। सबसे पहले हम समझते हैं कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर नेफ्ट चर्चा में क्यों रहा विगत सप्ताह में। तो ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार नेफ्ट प्रणाली के माध्यम से वर्ष 2014 से वर्ष 2023 तक, आपको पता है कि वर्तमान समय में हर एक चीज़ों का मूल्यांकन 2014 के बाद से और 2014 के पहले से की जा रही है। तो यहाँ ये बताया गया है कि 2014 से 2023 तक इसका जो लेन देन की मात्रा है उसमें 700% की वृद्धि दर्ज की गई है। और ऐसा RBI बोल रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक बोल रहा है। उसके साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बात और बताया कि इसके द्वारा 29 फरवरी 2024 जो अभी बीता है को प्रतिदिन अब तक का सबसे अधिक 4.1 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ, जो अब तक का सबसे अधिक है। तो इन दो बातों के कारण विगत सप्ताह में ये खबर न्यूज में रहा, अर्थात नेफ्ट न्यूज में रहा। अब थोड़ा हम समझते हैं कि नेफ्ट क्या है। देखिए यहाँ पे स्पष्ट लिखा है नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, चर्चा में क्यों है देख लिया अब हमने। अब क्या है देखते हैं।
तो यह एक राष्ट्रव्यापी केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली है जो ऑनलाइन धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करता है। आपको पता है कि आजकल हम पैसा एक खाते से दूसरे खाते में ऑनलाइन तरीके से भेजते हैं, और ऑनलाइन तरीके से भेजने के कई तरीके हो गए हैं, कई पद्धतियां हो गई हैं। उसमें से एक बड़ा ही प्रचलित पद्धति है नेफ्ट। नेफ्ट में अभी हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। तो नेफ्ट से हम क्या करते हैं, एक व्यक्ति के खाते से या एक खाते से दूसरे खाते तक पैसे को हम आसानी से भेज पाते हैं। तो देखिए ये क्या है, इसका स्वामित्व किसके पास है, तो इसका स्वामित्व और परिचालन आरबीआई के अधीन है, ये ध्यान रखिएगा। यह व्यक्तियों, फर्मों और निगमों द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध है। खासकर आप देखेंगे कि संस्थानों में आजकल सैलरी जो होती है लोगों की, वो नेफ्ट के माध्यम से ही किया जाता है। और यह नेफ्ट प्रणाली में भाग लेने वाले किसी भी बैंक से किसी अन्य बैंक शाखा में धन हस्तांतरण की अनुमति देता है। नेफ्ट में अगर वो भाग ले रहे हैं बैंक, तो इसके माध्यम से फंड ट्रांसफर के लिए रिजर्व बैंक ने कोई सीमा आरोपित नहीं किया है। अर्थात इससे आप 1 रुपये से लेकर मैक्सिमम जो भी अमाउंट भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं, कोई सीमा इसकी अधिरोपित नहीं की गई है। लेन देन वास्तविक समय में इसमें नहीं होता है। अभी तुरंत पैसा भेजा गया है तो तुरंत न जाकर, बल्कि आधे घंटे के बैच में जो फंड ट्रांसफर होते हैं उनको व्यवस्थित किया जाता है इसमें, ये ध्यान रखना है आपको। और नेफ्ट के माध्यम से पैसे ट्रांसफर करने पर कोई अतिरिक्त लेन देन या की लागत इसमें नहीं होती है। हालांकि बहुत रिफाइन वे में हम जाएंगे तो कहीं इसमें थोड़े बहुत शुल्क लगाए जाते हैं, लेकिन जनरली सामान्य रूप से इसका जो ट्रांसफर होता है उसमें कोई पैसा नहीं लगता है, ध्यान रखना है आपको। इसके माध्यम से देश से बाहर जाने वाले विप्रेषणों, अगर बाहर भेजना है पैसा अगर इसके माध्यम से, तो केवल नेपाल में ही भेज सकते हैं आप। और नेपाल में जब ये भेजते हैं आप, तो यह विप्रेषण भारत नेपाल विप्रेषण सुविधा INRF योजना के तहत किया जाता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ सीमा है, यहाँ प्रति लेन देन आप 50,000 रुपये ही भेज सकते हैं। यहाँ आपने देखा कि कोई सीमा नहीं था, लेकिन जब भारत से नेपाल में विप्रेषण करेंगे आप, भारत से नेपाल में भेजेंगे अगर आप, तो उस समय प्रति लेन देन 50,000 की इसमें सीमा है। तो ये तो हमने नेफ्ट के बारे में देख लिया कि क्यों चर्चा में रहा और क्या है। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम थोड़ा और रिफाइन करके हम 3 जो महत्वपूर्ण ऑनलाइन पद्धतियां हैं इनको देखते हैं। तो पहले पैमाना या मापदंड देख लेंगे, उसके बाद हम देखेंगे नेफ्ट के बारे में, पहले देखेंगे, यहाँ मैं लिख भी देता हूँ नेफ्ट। यहाँ हम देखेंगे RTGS के बारे में और यहाँ हम देखेंगे IMPS के बारे में। देखिए पैमाना मापदंड हमने ये देख लिया। अब देखिए न्यूनतम हस्तांतरण सीमा, इसमें कितनी न्यूनतम हस्तांतरण सीमा है ये याद रखना है आपको। तो नेफ्ट में 1 रुपये है, RTGS में 2 लाख रुपए है। मतलब RTGS से आप 1 रुपये नहीं भेज सकते हैं, 2 रुपये नहीं भेज सकते हैं, कम से कम 2 लाख रुपए भेजना पड़ेगा। इसको हम हिंदी में बोलते हैं वास्तविक समय सकल निपटान, इसमें तुरंत भुगतान होता है। और IMPS को बोलते हैं तत्काल भुगतान सेवा। अगर योनो बैंक वगैरह का आप जो SBI का योनो रखते होंगे और भी, तो उसमें आप देखेंगे IMPS से अक्सर ट्रांसफर होता है। तो उसमें 1 रुपये है, मतलब इसमें और इसमें तो 1 रुपये है, लेकिन इसमें 2 लाख है। मतलब ये बड़े बड़े फंड ट्रांसफर करने के लिए है। अगला है अधिकतम हस्तांतरण की सीमा क्या। तो सामान्य लेन देन के लिए कोई सीमा नहीं है, अभी बताया मैं आपको, कितना भी भेज सकते हैं। परंतु भारत नेपाल के बीच नकद आधारित प्रेषण के लिए प्रति लेन देन 50,000 रुपये भेज सकते हैं, इसमें कोई सीमा नहीं है। और इसमें 2 लाख, अधिकतम 2 लाख से ज़्यादा इसमें आप IMPS में नहीं भेज सकते हैं। अब बात आती है कि सेवा समय कब कब उपलब्ध रहता है, ये कब कब उपलब्ध रहेगा। तो देखिए 365 दिन और 20 मतलब 7 दिन, सप्ताह के 7 दिन 24 घंटे ये उपलब्ध रहते हैं, तीनों के तीनों। हालांकि पहले कुछ नहीं थे, लेकिन अब सारे के सारे उपलब्ध हैं। अब भुगतान का विकल्प क्या है, तो नेफ्ट में ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों कर सकते हैं आप।
आरटीजीएस में ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों का व्यवस्था है, लेकिन आईएमपीएस केवल ऑनलाइन है, ये ध्यान रखना है आपको। उसके बाद आपको प्रोसेसिंग समय अगर आप देखेंगे तो अभी नेफ्ट बताया मैं कि आधे घंटे के बैच में ये प्रोसेस होता है, तो ये धीमा है। अपेक्षाकृत मतलब इन दोनों के अपेक्षाकृत ये धीमा है, लेकिन ये तीव्र है, तुरंत सेटल हो जाता है, तुरंत ये भी प्रोसेसिंग हो जाता है। तो ये अपेक्षाकृत मतलब इसके अपेक्षाकृत बहुत तीव्र है, और ये क्या है, धीमा है। अगली बात क्या है कि निपटान का प्रकार एवं गति। तो अभी मैं बताया कि ये आधे आधे घंटे के बैच पर होगा, ये वास्तविक समय में अर्थात तुरंत हो जाएगा, ये भी वास्तविक समय में अर्थात तुरंत होगा। आईएमपीएस से अगर किसी को पैसा ट्रांसफर करेंगे, तुरंत आपने ट्रांसफर किया और तुरंत ही पहुंच जाएगा। उसके बाद विनियमन कौन करता है इनका, ये आपको दिमाग में जरूर रखना है। तो विनियमन में ध्यान रखेंगे कि नेफ्ट का विनियमन भारतीय रिजर्व बैंक करता है, जैसा कि मैं आपको पीछे भी समझाया। आरटीजीएस का भी भारतीय रिजर्व बैंक करता है, लेकिन आईएमपीएस को एनपीसीआई करता है। अब एनपीसीआई के तहत आपको पता है कि और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, भीम, उसके यूपीआई वाले चीज़ें जो हैं, यूनिफाइड पेमेंट सिस्टम, तो बहुत कुछ चीज़ें हैं, वो आप जरूर आपके पास स्टैटिक पोर्शन पे आप तैयार कर किए होंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ इन तीन के बारे में बता दिया कि आईएमपीएस का स्वामित्व नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास है, जबकि आरटीजीएस और नेफ्ट का स्वामित्व किसके पास है, भारतीय रिजर्व बैंक के पास है। तो इतनी बात डेफिनेटली आपको समझ में आ गई होगी। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि क्या इस प्रकार के प्रश्न विगत वर्ष में आए हैं क्या। तो देखिए, एनपीसीआई से संबंधित प्रश्न आया है, तो हो सकता है कि आने वाले समय में नेफ्ट, आरटीजीएस और आईएमपीएस से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाए। तो इस प्रश्न को पढ़िएगा आप, मैं प्रश्न पढ़ के पूरा नहीं, हर बार नहीं बताऊंगा, आप पॉज करके वीडियो को या तो आराम से इसका आंसर दीजिएगा या फिर घर पे सॉल्व करिएगा आराम से इसको। उसके बाद एक अभ्यास प्रश्न मैंने आपको दिया है, इस अभ्यास प्रश्न को भी हल करने का प्रयास करिएगा। जो हमने पढ़ा है उसी से इसका आसानी से आप आंसर निकाल पाएंगे। अब हम बढ़ते हैं आज के अगले खबर की तरफ। आज की जो अगली खबर है, देख सकते हैं कि द हिंदू ब्यूरो अर्थात द हिंदू में प्रकाशित हुआ है, और क्या लिखा है, रिसर्च पेपर वांस सुझाता है या चुनौती देता है, चेतावनी देता है कि अगेंस्ट नेशनल वाइड स्विच टू नेचुरल फार्मिंग विदाउट प्रॉपर स्टडीज। बोल रहा है कि बिना समुचित अध्ययन के संपूर्ण देश में अगर हम जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर अगर हम शिफ्ट होते हैं तो ये हमारे लिए काफ़ी नुकसानदेह हो जाएगा। तो क्या है, इसको हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि विगत वर्षों में इससे प्रश्न पूछा गया है क्या इस प्रकार के। तो आप देख सकते हैं कि स्थायी कृषि, पर्माकल्चर और पारंपरिक रासायनिक कृषि किस प्रकार ये दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं, इस पर प्रश्न पूछा है 2021 में प्रारंभिक परीक्षा में। मुख्य परीक्षा में भी इससे बहुत कुछ इनपुट मिलेगा आपको, यूज आपको करना है, क्योंकि मैं करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूं तो मैं सारी बातें आपको बता रहा हूं। आपको यूज करना आना चाहिए कि किस तरीके से उसको आप प्रारंभिक परीक्षा में और किस प्रकार मुख्य परीक्षा में यूज करते हैं। वर्ष 2018 में ऐसा ही प्रश्न पूछा गया जैविक कृषि से। तो इन विगत वर्ष के प्रश्नों को आप देख लीजिएगा और फिर हम आज के इस विषय वस्तु को पूरा पढ़ते हैं। सबसे पहले कि शून्य बजट प्राकृतिक कृषि चर्चा में क्यों रही विगत सप्ताह। तो चर्चा में रहने का कारण यह था कि नाबार्ड और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद, जिसको हम इंग्लिश में इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिलेशंस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम ICRIER बोलते हैं, ने शून्य बजट प्राकृतिक कृषि पर एक शीर्षक से, शीर्षक क्या था, संधारणीयता, लाभप्रदता और खाद्य सुरक्षा के लिए निहितार्थ नामक शीर्षक से एक अध्ययन प्रकाशित किया है। तो इस अध्ययन के प्रकाश में ही ये खबर न्यूज में आई है। अध्ययन का मुख्य बिंदु क्या है, क्योंकि हमें केवल स्टैटिक पोर्शन नहीं देखना है, हमें यह भी देखना है कि क्या अध्ययन किया गया है।
तो मुख्य परीक्षा में आप अध्ययन के कुछ बिंदुओं को शामिल कर सकते हैं अपने आंसर में। क्या किया गया है अध्ययन? तो इनके द्वारा इसने सरकार को प्राकृतिक कृषि पर पूरी तरह से स्विच करने के प्रति आगाह किया है, जो कि न्यूज में भी स्पष्ट लिखा था, क्योंकि इससे राष्ट्रीय खाद्य उत्पादन में बाधा आ सकती है। क्यों आ सकती है, अभी हम आगे देखेंगे डिटेल में। और क्या बताया गया है? तो विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग पर किए गए अध्ययन हैं, उसमें अलग अलग मत देखने को मिल रहा है, असमानताएं दिखने को मिल रही हैं। कहीं पर तो उससे उत्पादन ज़्यादा हो रहा है और कहीं पर उससे उत्पादन कम हो रहा है। तो एक सही दृष्टिकोण नहीं मिल पा रहा है कि इसको हम लागू करेंगे तो उपज बढ़ेगा या घटेगा, लेकिन अभी तक जो रिजल्ट मिला है उसका रिजल्ट यही है कि इससे उपज कम होगी, और जब उपज कम होगी, जनसंख्या बढ़ रही है, तो खाद्य सुरक्षा का संकट पैदा हो जाएगा। उसके बाद इस जो अध्ययन किया गया है, इस अध्ययन में कई संस्थाएं शामिल रही हैं। तो एक तो रही है आर्थिक और सामाजिक अध्ययन केंद्र, जिसका शॉर्ट नाम है CESS। एक है विकास अध्ययन संस्थान आंध्र प्रदेश, जिसको IDSAP बोलते हैं। एक है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, जिसको ICAR बोलते हैं। और एक है भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, जिसको IIFSR बोलते हैं। तो ये संस्थाएं शामिल होकर इस रिसर्च को की हैं और अपना रिपोर्ट दी हैं। थोड़े से बिंदु हम समझ लेते हैं कि ये जो सेस और IDSAP मतलब आर्थिक और सामाजिक अध्ययन केंद्र, इसका नाम हो गया। और दूसरा क्या हो गया? विकास अध्ययन संस्थान आंध्र प्रदेश। इन दोनों के द्वारा जो अध्ययन किया गया है वो क्या किया गया है, देखिए। आंध्र प्रदेश में 6 मुख्य फसलों धान, मूंगफली, कपास, चना, उड़द और मक्का पर अध्ययन किया गया। और अध्ययन में देखा क्या गया कि जो मतलब शून्य बजट के कृषि नहीं करते हैं किसान, और जो शून्य बजट कृषि करते हैं किसान, उन दोनों में देखा गया कि जो शून्य बजट कृषि कर रहे हैं उनकी आगत कम लग रही है, इनपुट कम लग रहा है। तो इनपुट कम लगेगा ही, आगे हम देखेंगे कि शून्य बजट कृषि क्या है। शून्य बजट कृषि में आपको पता है कि बाहर से उर्वरकों को और बाहर से किसी चीज़ों को नहीं डालना है आगतों को, तो आगतों में कमी तो होगी ही, मतलब इनपुट कम डालना पड़ेगा, ये दिखा है। और क्या पता चला है कि अधिकांश जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं किसान और जो नहीं कर रहे हैं, उनकी तुलना में जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में उत्पादन क्या हुआ है, बढ़ा है, ज़्यादा हुआ है, उपज अधिक हुई है। मतलब आंध्र प्रदेश में जो सर्वेक्षण किया गया है उसमें एकदम अलग तरीका मिल रहा है, अलग निष्कर्ष मिल रहा है कि अगर आप जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं तो उसमें उपज बढ़ जा रही है। लेकिन इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर हम आगे देखते हैं। जो अगला अभी 2 संस्थान और, जो ICAR अर्थात भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान जो परिषद है, संस्थान है, इन्होंने किया है। तो उसमें क्या मिला है, देखिए। इन्होंने 3 वर्षों तक पंतनगर उत्तराखंड में, लुधियाना पंजाब में, कुरुक्षेत्र हरियाणा में और उत्तर प्रदेश के मोदीपुरम में बासमती चावल और गेहूं के फसल पर परीक्षण किया। और इसमें इनको क्या पता चला? इनमें पता ये चला इनको कि कम इनपुट लागत के बावजूद, इनपुट तो कम लगना ही है, अभी शून्य बजट कृषि में पहले ही बताया कि बाहर से आप कोई भी जो रासायनिक उर्वरक है वो नहीं डालेंगे, ना पेस्टिसाइड डालेंगे, तो इनपुट तो कम हुआ। लेकिन उसके बाद भी जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के तहत कम पैदावार हुई, उपज कम हुई यहाँ। और जब उपज कम हुई तो किसानों को रिटर्न सही नहीं मिला, किसानों को लाभ नहीं हुआ। हाँ, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग से जो उपज होता है उसकी कीमतें ज़्यादा होती हैं, लेकिन कीमतें ज़्यादा होने के बावजूद भी उपज कम होगी तो फिर किसानों को सही रिटर्न नहीं मिल पाएगा और खाद्य सुरक्षा का संकट तो पैदा हो ही जाएगा। उसके बाद एकीकृत फसल प्रबंधन। एकीकृत फसल प्रबंधन की तुलना में एकीकृत फसल प्रबंधन 1991 में लॉन्च किया गया था
और इसके तहत क्या किया जाता है? इसके तहत आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय कारकों का संतुलन बनाते हुए कृषि को करने का लक्ष्य रखा जाता है। तो इसकी तुलना में देखा गया कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग जो है, उसकी चावल की खेती की लागत 22.6% और गेहूं के खेती की लागत 18.2% कम थी। मतलब एकीकृत फसल प्रबंधन की तुलना में इनपुट इसमें भी कम लग रहा था। तो इनपुट वाला तो हर जगह क्लियर है कि इनपुट इसमें कम लगेगा, लेकिन अध्ययन में यह भी अनुमान लगाया गया है कि यदि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को बड़े पैमाने पर अपनाया जाता है तो मौजूदा स्तर से बासमती चावल की पैदावार 32% कम हो जाएगी और गेहूं की पैदावार में 59% की कमी आएगी, जो बहुत ही विकट रूप धारण कर लेगा, क्योंकि खाद्य जो सुरक्षा है वो पूरी तरीके से हमारे मतलब चुनौती बन जाएगी हमारे लिए। तो ये तरीका बताया जा रहा है। इसमें से कुछ बिंदुओं को आप मेंस में अगर प्रश्न पूछा जाता है तो लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऑफिशियल रिपोर्ट से बातें ली गई हैं। और देखिए, तो उन्होंने चुनौतियां और सिफारिशें क्या बताई हैं। उन्होंने ये बोला है कि इसने बोला है अपने रिपोर्ट में कि इस जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को राष्ट्रव्यापी कृषि पद्धति घोषित करने से पहले दीर्घकालिक प्रयोग की सिफारिश किए हैं लोग, कि जब भी इसको पूरे देश में लागू करना रहे तो पहले आपको बहुत अच्छे तरीके से इस पर शोध करना पड़ेगा, अदरवाइज समस्या हो सकती है। जैविक खेती और संबंधित प्रथाओं के मामले में यह उन विशिष्ट बाजारों में सफल है जहां प्रीमियम कीमत, मतलब उच्च कीमत, आजकल लोग चाहते हैं कि हमें क्या, ऑर्गेनिक चीज़ें मिले, बिना रसायनों का जो उत्पादन हो रहा है उपज वो मिले, तो प्रीमियम उसका कीमत ज़्यादा हो जाती है और उसके कारण कम पैदावार से होने वाले रिटर्न की भरपाई तो की जा सकती है। लेकिन जैसे किसान कुछ क्षेत्रों में उगा रहे हैं और उन क्षेत्रों में ऐसे लोग हैं जिनकी जो इकोनॉमिक स्थिति सही है, तो वो लोग उस पैसे को ज़्यादा पैसा देकर इनके फसलों को खरीदेंगे, तो डेफिनेटली कम उपज के साथ भी उनको रिटर्न अच्छा मिल जाएगा। लेकिन खाद्य सुरक्षा के लिए क्या होगा, मुश्किल पैदा करेगा। और बोला जा रहा है कि जो जैविक मोड पर पूर्ण स्विच करने से राष्ट्रीय खाद्य उत्पादन में बाधा आ सकती है, पहले ही बताया मैं आपको। उन्होंने और बताया कि प्राकृतिक खेती में आवश्यक कृषि आदानों के लिए, अब प्राकृतिक खेती करना है आपको तो आपको जैविक चीज़ें चाहिए, गोबर चाहिए, गोमूत्र चाहिए और भी ऐसी जैविक चीज़ें चाहिए, और उसके लिए उतने संसाधन अगर उपलब्ध नहीं हैं तो हम उसको स्विच नहीं कर सकते हैं। तो यही बात बताया जा रहा है कि प्राकृतिक खेती में आवश्यक कृषि आदानों, आदानों मतलब इनपुट होता है, आदानों के लिए लचीला आपूर्ति श्रृंखला नेटवर्क प्राकृतिक खेती की ओर संक्रमण के लिए क्या है, एक आवश्यक शर्त है। हमारे पास उतनी मवेशियां होनी चाहिए, उतने और भी सारे इंफ्रा होने चाहिए कि हम एक जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में जो जो चीज़ें लगेंगी, अभी आगे हम देखेंगे, उनको हम पूर्ण मात्रा में किसानों को उपलब्ध करा सकें। तो ये उसकी पहली शर्त है। ये पूरी सिफारिश जो है रिपोर्ट में वो मैंने आपको बता दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़ते हैं आगे। अब बात आती है कि शून्य बजट प्राकृतिक कृषि क्या है, थोड़ा ये भी समझ लेते हैं। हालांकि पूरे कृषि को अगर हम पढ़ने लगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, जो एग्रीकल्चर अर्थात इकोनॉमी का भी पार्ट बन जाएगा और ज्योग्राफी का भी पार्ट बन जाएगा, लेकिन मैं यहाँ पे शून्य बजट कृषि के बारे में बता रहा हूँ आपको। देखिए, शून्य बजट कृषि क्या है, तो यह एक प्रकार की रसायन मुक्त खेती है। इसमें बाहर से किसी भी रसायन का प्रयोग नहीं किया जाता है, जिसमें उर्वरकों, कीटनाशकों या अन्य बाहरी सामग्रियों का उपयोग किए बिना ही फसल उगाई जाती है। इसको विकसित किसने किया था, तो पद्मश्री और महाराष्ट्र के कृषक हैं सुभाष पालेकर जी, इनके द्वारा इसको विकसित किया गया है। तो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के जनक भी ये कहे जाते हैं। उसके बाद आती है बात कि इसमें इनपुट अर्थात आगत की खरीद के लिए अधिक धन खर्च करने या ऋण लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। गाय के गोबर, गौमूत्र और इस प्रकार की चीज़ें ही, मिर्ची और जो पत्ते होते हैं, इस टाइप की चीज़ें ही चाहिए होती हैं। तो बहुत ज़्यादा ऐसे कॉस्टली इनपुट इसमें नहीं लगते हैं। अगर किसान मवेशियों को भी रखता है तो डेफिनेटली बहुत कुछ चीज़ें वो खुद भी
जो इसमें सामग्री लगेंगी उसको खुद ही प्राप्त कर सकता है। उसके बाद आता है कि इसमें मशीनरी की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि इसमें जुताई नहीं करना पड़ता, ध्यान रखेंगे। अभी आगे हम देखेंगे इसमें जुताई करने की बात ही नहीं आती। तो मशीनरी, अनुवांशिक रूप से शोधित बीज, जीएम फसलों का कोई इसमें जरूरत नहीं है। उसके बाद मृदा परीक्षण जैसी आधुनिक प्रौद्योगिकियों की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मृदा का परीक्षण हम क्यों करते हैं, सोइल हेल्थ कार्ड क्यों है, एनपीके, जो नाइट्रोजन, आपको पता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इन तीनों का जब समन्वय बिगड़ता है तो इसलिए हम क्या करते हैं, सोइल हेल्थ कार्ड लेते हैं और उस सोइल हेल्थ कार्ड के तहत क्या किया जाता है, मिट्टी का परीक्षण करके देखा जाता है कि किस उर्वरक की कमी है, उस उर्वरक को केवल उस भूमि में दिया जाए, तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसमें। तो ये इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। अब इस जो शून्य बजट कृषि है, इसके 4 स्तंभ हैं। अब 4 स्तंभ इसके कौन कौन से हैं, तो एक है जीवामृत। जीवामृत का मतलब क्या हो गया कि खेत को उपजाऊ बनाने की प्रक्रिया है ये। इसमें क्या किया जाएगा, तो गोमूत्र, गोबर, गाय का गोबर ले लिया गया प्लस गोमूत्र ले लिया गया, ऐसे ही गुड़ ले लिया गया, उसके बाद दाल का आटा ले लिया गया। इन सबको मिलाकर क्या किया जाता है, खेतों में छीटा जाता है, जिससे कि मिट्टी की उर्वरता बनी रहे, मिट्टी की उर्वरता बढ़े। उसके साथ साथ आपको दिमाग में रखना है बीजामृत। इसमें क्या किया जाता है, बीज को स्पेशल तरीके से, मैं आपको एक चित्र के माध्यम से दिखाऊं। देखिए कि अब बीज को क्या किया जा रहा है, तो बीज को, बीजामृत में बीज को क्या किया जाता है, गोमूत्र, गोमूत्र, हरी मिर्ची, हरी मिर्ची, तंबाकू इत्यादि के घोल में बीज को डुबो के रखा जाता है, जिससे कि क्या हो, कीटनाशक का उसमें हमला ना हो। उसके अलावा जो जो भी सूक्ष्म जीव की गतिविधियां हैं वो सब क्या हो, इसमें काम न करें और बीज क्या रहे, स्वस्थ रहे और आसानी से अंकुरित हो सके। अगला है आच्छादन। आच्छादन मतलब क्या है, जिसको हम बोलते हैं मल्चिंग करना, अर्थात मिट्टी को किससे करते हैं हम, पत्तों से, जो अवशेष पत्ते हैं उससे ढक दिया जाए। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो उसको ढकने के लिए और भी चीज़ों का प्रयोग करके उसके ऊपरी परत को ढक देते हैं, जिससे कि ऊपरी परत की जो उपज है और जो भी उसमें ह्यूमस है वो बना रहे। अब बात आती है व्याप्सा, और इसी को वापसा भी बोलते हैं। तो व्याप्सा या वापसा में क्या किया जाता है, तो इसमें जो मिट्टी है उस मिट्टी में वायु और जल के कणों का मिश्रण किया जाता है, अर्थात इसमें कम सिंचाई की पद्धति पर यह आधारित है। उस तरीके से इसमें मॉइस्चर या पानी को रखा जाता है, जिससे कि उसमें वायु और जल दोनों के कण उपलब्ध रहें। तो उसको हम बोलते हैं वापसा करना। इंग्लिश में वापसा बोलते हैं और हिंदी में वापसा बोलते हैं। तो ये 4 पिलर पर टिकी हुई है, और ये 4 पिलर, इसके चारों स्तंभ किसने बताया है, तो ये चारों स्तंभ सुभाष पालेकर जी ने बताया है, क्योंकि उन्हीं ने इस प्रकार की कृषि का विकास किया था। ये ध्यान रखिएगा। थोड़ी बात आपको यहाँ और समझ लेना है कि आप जैविक कृषि को समझते होंगे कि जैविक कृषि भी यही है क्या, तो आप रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। जैविक कृषि और शून्य बजट कृषि, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, इनमें अंतर है। इनमें अंतर यह है कि इसमें तो खेत की जुताई शामिल है, लेकिन इसमें क्या होता है, खेत की जुताई नहीं होती है। उसके बाद भी और भी कई ऐसी चीज़ें हैं जो इसमें थोड़े बहुत कुछ बाहर से चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें बाहर से चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जाता है। संपूर्ण रूप से स्थानीय जो चीज़ें हैं उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। तो इनके डिफरेंस को भी दिमाग में रखिएगा, क्योंकि जैविक कृषि पर भी पहले प्रारंभिक परीक्षा में भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, हम थोड़ा समझते हैं कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग की आवश्यकता क्यों है, क्या इसकी आवश्यकता है। तो आवश्यकता है, एक तो आप देखिए कि आज जो कृषि हो रही है
उस कृषि के कारण मिट्टी की उर्वरता खराब हो रही है। जैसे आप देखेंगे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, जहाँ पर बहुत ज़्यादा सिंचाई हो रही है, धान जहाँ नहीं उगाना चाहिए वहाँ पर धान की खेती हो रही है, ट्यूबवेल से पानी लिया जा रहा है। तो एक तो जो हमारा जल का स्तर है, जो भूमिगत जल का स्तर है वो गड़बड़ हो रहा है। उसके अलावा मिट्टी की उर्वरता बिगड़ रही है, और भी मिट्टी में रसायन जो हम विभिन्न प्रकार के डाल रहे हैं उससे जहरीलापन चीज़ें हो रहा है। उसके बाद आप देखेंगे ऐसे तमाम प्रकार की समस्याएं हैं जो जैव विविधता के लिए भी नुकसान हैं, और जो हमारा पर्यावरण है उसको भी नुकसान पहुंचा रही हैं। ये सारे केमिकल आधारित जो कृषि हम कर रहे हैं। तो और भी कई कारण हैं। देखिए, एक तो क्या है कि एनएसएसओ जो हमारा है, पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, पिछले करंट अफेयर्स की क्लास में जाइएगा आप, तो उसमें मैंने इसके बारे में बताया है। जो राष्ट्रीय सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय भी बोलते हैं, इसके अनुसार 70% से अधिक किसान अपनी कमाई से अधिक क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं। तो उनको अर्निंग नहीं हो पा रही है क्योंकि इनपुट ज़्यादा लग जा रहा है आउटपुट की तुलना में। तो ये दिक्कत हो रही है। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग क्या करेगी, इनपुट कम कर देगी। उसके बाद क्या है, सुरक्षित भोजन की मांग बढ़ी है। जैसे जैसे लोगों के पैसा बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे लोगों को ये समझ में आ रहा है कि हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो क्या रहे, स्वस्थ रहे, रसायन मुक्त रहे। तो उसकी मांग बढ़ी है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे और भी कई राज्य हैं जहां पर किसानों, अधिकतम किसान क्या हैं, ऋणग्रस्त हैं, और प्रत्येक परिवार पर औसतन 1 लाख रुपए का कर्ज है। तो अधिक इनपुट लगाने के कारण ये हो रहा है। और कृषि आदानों की लागत तेजी से बढ़ रही है। किसानों की आय को दोगुनी करना है, उसमें भी ये सहायक होगा। तो ये कुछ कारण हैं कि क्यों यह आवश्यक है। अब थोड़ा हम पढ़ते हैं कि जीरो बजट प्राकृतिक कृषि के लाभ क्या हैं। तो किसानों की जो शुरुआती लागत रहेगी वो कम हो जाएगी, और जब लागत कम होगी तो आय तो अपने आप ही बढ़ जाएगा। मृदा के पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार हो जाएगा। अभी हमने देखा कि रसायन मुक्त कृषि है ये। गाय का गोबर जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है और पौधों के लिए पोषक तत्व से भरपूर है, स्थानीय स्तर पर क्या है, उपलब्ध है। उसके बाद इसमें बिजली और पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। मिट्टी की उत्पादकता में भी इससे क्या होगा, सुधार होगा। पर्यावरण के अनुकूल भी है ये, जैव विविधता को बनाए रखने में भी सहायक है। तो ये इसके लाभ हैं। अब थोड़ा हम समझते हैं कि इसके समक्ष क्या चुनौतियां हैं। चुनौतियों में एक तो यह है कि बहुत भारत के कुछ ही भागों में इसको किया जा रहा है, और उसके अलावा इस पर बहस चल रही है कि मूल्यांकन, इस पर बहस चल रही है और इसके मूल्यांकन के लिए कोई बहुत अच्छा वैज्ञानिक शोध नहीं हुआ है। और उपज में कमी की समस्या है। इसके माध्यम से उपज में कमी होगी, और उपज में कमी होगी तो आपको पता है कि वो खाद्य सुरक्षा को के लिए चुनौती बन जाएगा। उसके बाद क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, भारत इसके लिए क्या प्रयास कर रहा है। तो मुख्य रूप से हमने एक बात यहाँ पे रखा है कि जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग को बढ़ाने के लिए भारत भारत प्राकृतिक कृषि पद्धति, इसको देखिए BPKP बोलते हैं, BPKP, तो भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के रूप में लागू करती है। और BPKP परंपरागत कृषि, आप पढ़े होंगे कि परंपरागत कृषि योजना, तो उसी परंपरागत कृषि विकास योजना का ही क्या है, एक उप योजना है। तो इसके माध्यम से भारत सरकार क्या कर रही है, जीरो बजट कृषि के साथ साथ जो ऑर्गेनिक और रसायन मुक्त कृषि है उसको बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। आपको पता है कि सिक्किम जैसे राज्य पूरी तरीके से ऑर्गेनिक या जैविक कृषि करने वाले राज्य बन चुके हैं, जिस पर पहले प्रश्न भी पूछा जा चुका है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमने विगत वर्ष के प्रश्न इसमें देख लिया था। अब बात करते हैं आज के अंतिम खबर के बारे में, जो आप देख सकते हैं कि अलग अलग खबरों में प्रकाशित हुआ था। इसके अलावा भी और खबरों में प्रकाशित रहा ये, जिसमें से मैं 2 को लगाया हूं। पहले में क्या बोला जा रहा है कि अमित शाह लॉन्चेस अम्ब्रेला बॉडी फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक। तो अमित शाह द्वारा क्या किया गया है,
अर्बन मतलब शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक अम्ब्रेला निकाय को लॉन्च किया गया है। और दूसरे न्यूज में आप देखेंगे बोला जा रहा है कि शाह लॉन्चेस NUCFDC, जिसका एम क्या है, हर एक टाउन में, हर एक शहर में एक सहकारी बैंक की स्थापना करना। तो ये तो न्यूज में जो बातें आई, अब थोड़ा इसको हम विस्तार से पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम चर्चा में क्यों रहा। तो आपको पता है, पहले ही मैं बताया आपको कि केंद्रीय सहकारिता मंत्री द्वारा शहरी सहकारी बैंकों के शीर्ष निकाय राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम लिमिटेड का उद्घाटन किया गया है। आपको पता है कि शहरी सहकारी बैंक जो होते हैं, शहरी सहकारी बैंक अगर आप देखेंगे तो इनकी संरचना कैसे होती है। तो ये क्या होते हैं, अनुसूचित होते हैं, कुछ तो ये अनुसूचित हैं और कुछ क्या हैं, गैर अनुसूचित हैं। मैं केवल गैर लिख देता हूं, गैर अनुसूचित हैं। अनुसूचित वाले भी क्या, कुछ तो एक ही राज्य में हैं और कुछ क्या हैं, एक से अधिक राज्यों में, बहुराज्य में हैं। ऐसे ही ये भी गैर वाले भी कुछ एक ही राज्य में हैं और कुछ एक से अधिक राज्य में हैं, जिसको हम बहुराज्यीय बोलते हैं। तो शहरी सहकारी बैंक क्या है, इसको हम देखेंगे। इनके लिए एपेक्स बॉडी का, इनके लिए जो छत्रक निकाय का या इसके लिए अम्ब्रेला निकाय का ये काम करेगा NUCFDC। अब ये क्या है समझ लेते हैं। तो यह भारत में शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक अम्ब्रेला संगठन होगा। देखिए, ग्रामीण सहकारी बैंक के बारे में मैं आपको पिछले लेक्चर में समझा चुका हूं, अर्थात जो पिछला हमारा साप्ताहिक करंट अफेयर्स था उसमें मैंने समझाया है, जाके आप देख लीजिएगा। मैंने एक स्लाइड भी लगाया है लास्ट में, वो मैं आपको दिखा दूंगा। मैंने यहाँ पे केवल शहरी के बारे में बात किया है, क्योंकि रिपीटेशन करेंगे तो कोई फायदा है नहीं। साथ ही यह सहकारिता क्षेत्र के लिए एक स्वनियामक संगठन के रूप में भी कार्य करेगा, सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी के रूप में भी कार्य करेगा। और ये बना कैसे है, तो यह जमा स्वीकार नहीं करने वाली एक NBFC रूप में, अर्थात नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रूप में RBI में पंजीकृत है। और USB स्वैच्छिक आधार पर इसकी सदस्यता हेतु इसकी पूंजी को सब्सक्राइब कर सकती हैं, अर्थात सदस्यता के लिए पूंजी का इसमें क्या कर सकती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे सहकारी बैंक है कोई, तो ये इसकी पूंजी को क्या कर सकता है, सब्सक्राइब कर सकता है, अंशदान दे सकता है इसमें। तो ये क्या है समझ गए आप। बस थोड़ी सी इसकी पृष्ठभूमि समझते हैं। काफ़ी लंबे समय से प्रयास चल रहा था कि शहरी सहकारी बैंकों के लिए कोई छत्रक निकाय की स्थापना की जाए, लेकिन जो हाल फिलहाल में काम हुआ है उसमें मैं आपको बता रहा हूं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 2021 में प्राथमिक शहरी सहकारी बैंकों पर विश्वनाथन समिति का गठन किया था, जो RBI के डिप्टी गवर्नर थे। और इन्होंने 2021 में ही लगभग अगस्त तक अपने रिपोर्ट को दे दिया था। इस समिति ने शहरी सहकारी बैंकों के लिए एक अम्ब्रेला संगठन बनाने की सिफारिश की थी और अब वो बन भी गया है। और कुछ सिफारिशें इन्होंने किया जो अगले स्लाइड पे हम देखेंगे। 4 टीयर, आपको पता है कि 4 टीयर संरचना बना दी गई है। पहले 2 टीयर हुआ करती थी। शहरी सहकारी बैंकों की संरचना 2 टीयर हुआ करती थी, उसको 4 टीयर कर दिया गया है। वो 4 टीयर क्या है बताऊंगा मैं आपको। इसका उद्देश्य क्या है बनाने का, तो क्रेडिट सोसाइटी और जो शहरी सहकारी बैंक हैं इनकी संख्या को बढ़ाना है। जो अभी न्यूज में ही आपने देखा कि 1 लाख करने की बात हो रही थी, या ये हो रहा था कि हर 1 लाख तो है ही, हर एक टाउन में एक सहकारी बैंक रहे। और बैंकों और विनियामकों के बीच विचार विमर्श को आसान बनाएगा। ये बैंकों को, जो सहकारी बैंक हैं उनको नकदी प्रदान करेगा जो उनको कमी रहती है। सदस्यों द्वारा साझा उपयोग के लिए IT और संरचना की स्थापना करेगा ये, जिससे कि वे अपनी सेवाओं का दायरा बढ़ा सकें। उसके बाद ये क्या करेगा, इसका लक्ष्य है पूंजी जुटाना, क्योंकि सहकारी बैंकों के पास पूंजी की कमी है, निम्न पूंजी उनके पास है, तो पूंजी को जुटाना है। और इसकी योजना का लक्ष्य क्या रखा गया है कि 300 करोड़ रुपए की आधार पूंजी इसको जुटाना है। तो ये हमने देखा राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के बारे में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और अब हम थोड़ा समझते हैं कि शहरी सहकारी बैंक क्या हैं।
मैं पहले ही बता दिया कि शहरी सहकारी बैंक दो टाइप के होते हैं। एक तो अनुसूचित जो आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत आते हैं, ये सेकंड शेड्यूल में आप पढ़े होंगे, और एक गैर अनुसूचित। तो ये होते क्या हैं? तो इन्हें प्राथमिक सहकारी बैंक कहा जाता है। ये शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में स्थित होते हैं। अब सहकारी बैंक क्या होते हैं, मैंने आपको पिछले सप्ताह के लेक्चर में बता दिया था, वहां जाके आप देख लीजिएगा। क्योंकि लोग ही मिलके इसको बनाते हैं और वही उसके स्वामी भी रहते हैं, वही उसके ऋणी भी रहते हैं। ये सहकारिता का मॉडल है, आपको पता है। और ये 1904 से शुरू हुआ। इसका पृष्ठभूमि हम देखें तो पंजीकरण इसका अगर हम देखें तो इनका पंजीकरण राज्य सहकारी समिति अधिनियम, अगर एक राज्य में है तो राज्य सहकारी समिति के तहत, और एक से अधिक राज्यों में है तो बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत सहकारी समितियों के रूप में ये पंजीकृत होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अगर एक राज्य में है तो राज्य सहकारी समिति, और एक से अधिक राज्यों में है तो बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के तहत ये पंजीकृत होते हैं। इनका नियंत्रण या विनियमन कैसे होता है? तो इनका नियंत्रण या विनियमन आरबीआई बैंकिंग अधिनियम 1949 के तहत आरबीआई करता है। इसके बैंकिंग कार्यों का विनियमन कौन करेगा? आरबीआई। और बाकी जो इसके अलग कार्य हैं, प्रबंधकीय, प्रशासनिक और अन्य जो मामले हैं, उसका जो एक राज्य में है उनका प्रबंधन करता है सहकारी समितियों के राज्य रजिस्ट्रार, और जो एक से अधिक राज्यों में हैं उनका विनियमन करता है सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार। तो ध्यान रखिएगा कि इसका दोहरा विनियमन है, दोहरा नियंत्रण इस पे होता है। यह आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद थोड़ा इसके 4 टीयर जो वर्गीकरण है ये देख लेते हैं। तो टीयर 1 में क्या है? जिनका जो पूंजी है 100 करोड़ तक है। ध्यान रखेंगे 100 करोड़ तक की पूंजी वालों को, पूरा आप आराम से पढ़ लीजिएगा, हम टीयर 1 में रखते हैं। 100 करोड़ से 1000 करोड़ तक की जो पूंजी रखने वाले यूसीबी हैं अर्थात अर्बन कोऑपरेटिव बैंक हैं, उनको टीयर 2 में रखा गया है। 100 करोड़ से 10,000 करोड़ रुपए तक की जमा वसूली वाले टीयर 3 में हैं, और टीयर 4 में 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की जमा पूंजी वाले हैं। थोड़ी बात हमको यहाँ और समझ लेनी है, और वो बात ये रहेगी कि आपको ध्यान रखना है कि जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, यूसीबी में यहाँ लिखता हूँ, ये एसएलआर इन पे लागू होता है, ध्यान रखिएगा। सीआरआर भी इन पे लागू होता है। उसके अलावा पीएसएल प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग भी इन पर लागू होता है, और प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग ये पूरा नहीं कर पाए थे, इसलिए अभी इसको आरबीआई द्वारा 2026 तक बढ़ाया भी गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एसएलआर क्या होता है? बैंकिंग के स्टैटिक में आप पढ़े होंगे या फिर कभी न्यूज में रहा तो देखेंगे। एसएलआर, सीआरआर, पीएसएल ये तीनों ही इस पर लागू होता है। तो इतनी बातें आपको ध्यान से समझनी है। और फिर हम देखते हैं कि इससे संबंधित वर्ष 2021 में एक प्रश्न पूछा गया था, इसको आप हल करके देखिएगा। और उसके बाद हमने एक अभ्यास प्रश्न भी लगाया है। अभ्यास प्रश्न किस पर है? तो राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त और विकास निगम के संदर्भ में है। इससे संबंधित मैंने 3 कथन यहाँ दिए हैं। इन 3 कथनों को पढ़ के आप बताइएगा कि कितने कथन सत्य हैं। तो दोस्तों, आज का लेक्चर, इसका स्क्रीनशॉट पहले आप ले लीजिए। तो आज का यह लेक्चर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं कि आज जिन खबरों को मैं आपको बताया वो आपको क्लियर कट समझ में आई होंगी। कुछ स्टैटिक पार्ट हैं जिनको आपको खुद भी मेहनत करना पड़ेगा। उन स्टैटिक पार्ट को देखते हुए अगर आप इसको देखते हैं तो आपको हर एक बात समझ में आएगी। मिलते हैं अगले हफ्ते के साप्ताहिक करंट अफेयर्स में। धन्यवाद।